creation of God through elements and chemical reactions. Explore on ChemiGod. वेलकम स्टूडेंट्स। इस खास वीडियो में खास क्यों, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्या कल पूरा दिन लग के 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक भी 3D में सॉलिड स्टेट की 3D में ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं आए और आप बताइएगा कि मेरा दावा सही है कि गलत है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं 12th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट एंड पार्ट 3। तो यहाँ पर देखिए यू कैन सी द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड व्हाट्स द क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल में क्रिस्टल लेटिस क्या होती है। सी द अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। रेगुलर अरेंजमेंट, एक निश्चित क्रम में पार्टिकल लगे होते हैं और ये पार्टिकल कौन से हो सकते हैं। जैसे आपका ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पार्टिकल्स है, मीन्स आयंस आर पार्टिकल्स। इन केस ऑफ मेटल पार्टिकल्स आर एटम। इन केस ऑफ आइस एंड अदर सॉलिड्स पार्टिकल में भी मोलिक्यूल्स। तो सी अगेन ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वेयर इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस और सिंपली लेटिस। कैसे देखिए, ये 2 डायमेंशन में आपको ये पार्टिकल्स दिखेंगे। ये पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं और यहाँ पर आप देखिए ये पार्टिकल्स कहाँ हैं, 3D में अरेंज्ड हैं। तो इनमें देखिए रेगुलर पैटर्न है। रेगुलर अरेंजमेंट ही क्रिस्टल लेटिस या लेटिस कहलाता है। और ये लेटिस कितने तरह की हो सकती है। 14 पॉसिबल 3D लेटिस आर देयर एंड विच आर कॉल्ड ब्रेविस लेटिस। और ये ब्रेविस लेटिस पढ़ने से पहले हम यूनिट सेल पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगी। नेक्स्ट इज लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट क्या होती है। ये जो आप एक लेटिस देख रहे हैं इसमें ये पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन होता है। और ये चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, ये सभी लेटिस पॉइंट कहलाते हैं। तो ये अब डेफिनेशन देखिए, ईच पॉइंट in lattice is called lattice point और lattice site which may be। lattice point क्या हो सकता है, an atom, a group of atoms, a molecule और an ion। तो ये क्या हो सकता है, एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम का समूह, और एक मॉलिक्यूल या एक आयन हो सकता है। एंड व्हेन लेटिस पॉइंट्स आर joined by straight line they bring out geometry of lattice। तो ये कोई सा भी लेटिस पॉइंट हो, इन्हें स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो ये एक पर्टिकुलर जियोमेट्री आपको देते हैं। जैसे यहाँ पर इन लेटिस पॉइंट्स को हमने क्या कर रखा है, लाइन से जोड़ रखा है, तो ये एक पर्टिकुलर जियोमेट्री आपको दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट्स द यूनिट सेल। द डेफिनेशन इज यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस, ये क्रिस्टल लेटिस है, क्रिस्टल है, तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, इसका सबसे छोटा हिस्सा विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट द एंटायर लेटिस। तो ये वो स्मॉलेस्ट, इस क्रिस्टल का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में रिपीट होता है, तो हमें ये क्रिस्टल लेटिस मिलती है। और यहाँ पर आपको दिखा रखा है, देखिए ये एक आपको यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक और यूनिट सेल है। और इसी प्रकार से बहुत सारे यूनिट सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं सभी दिशाओं में, तो हमें एक क्रिस्टल लेटिस मिलेगी। कैसे मिलेगी इसको देखो, डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि अगर कमरे हैं, मान लीजिए एक जो ये यूनिट सेल एक कमरा है, तो यहाँ पर लगातार कितने कमरे हैं, 4 कमरे नीचे हैं, ये देखिए, और 4 कमरे ऊपर है। जैसे 1 2 3 4, ये 4 कमरे एक तरह से ऊपर हो गए, 4 इसके नीचे। अब एक यूनिट सेल कौन सा हुआ, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल्स हैं। और दूसरे 4 पार्टिकल्स कौन से होंगे, इसके जस्ट नीचे कौन से, ये वाले 1 2 3 4। तो टोटल ये 8 पार्टिकल्स हैं। तो ये क्यूब्स तरह का स्ट्रक्चर बना, ये एक यूनिट सेल है। ऐसे ऐसे कितने यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के बगल में ये दूसरा यूनिट सेल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और इन चारों के नीचे 4 और यूनिट सेल हैं, 1 2 और एक इसके पीछे 3 और एक इधर
4। तो 4 यूनिट सेल ऊपर हैं, 4 यूनिट सेल नीचे हैं। पर एक आप यहाँ पर विशेषता देख सकते हैं कि देखिए, तो जो यूनिट सेल में जो बाउंड्री पर कॉमन जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे फिलहाल इसमें हमें ये जो पार्टिकल है वो इन दोनों यूनिट सेल में कॉमन है। ऐसे इस पार्टिकल को देखिए, ये 1 2 3 4 ये चारों में कॉमन है। ऐसे आप एकदम इस पूरी लेटिस के सेंटर में जो पार्टिकल देख रहे हैं वो किस में कॉमन है? 4 तो नीचे वाले यूनिट सेल में और 4 ऊपर वाले, 8 यूनिट सेल में ये कॉमन है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल. Unit cells are broadly classified into two categories: primitive unit cells and centered unit cell. First, let me define primitive unit cell. Primitive unit cell is that in which only corner positions of unit cell are occupied by constituent particles. तो ये क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये एक यूनिट सेल है। यहां पर आप देखिए कितने कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर तो ऊपर हैं, 1 2 3 4, देयर आर 4 कॉर्नर्स एंड अगेन सी हियर 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर 4 कॉर्नर्स तो ऊपर हैं और 4 कॉर्नर्स नीचे हैं। टोटल कितनी पोजीशंस हैं? 8 कॉर्नर पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 8 पार्टिकल्स होने चाहिए, तब इसे हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके अलावा इसमें 9वां पार्टिकल किसी दूसरी पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। यहां पर एक बात और क्लियर कर लीजिए कि ये ज्योमेट्री आई कहां से। तो देखिए, ये ज्योमेट्री आई यहां से। यहां पर क्या किया है कि देखिए, पहले 4 ये आपके पार्टिकल्स हैं और इनके ऊपर 4 पार्टिकल और रख दूं, कैसा हो जाएगा? ये देखिए 8 पार्टिकल्स हो गए। अब इससे ये और ये दोनों एक ही बात है। कैसे? अगर आपका एक स्फीयर ले लें, इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? हम नहीं देख सकते, एकदम बीचों बीच जो इसका स्फीयर का सेंटर है या पार्टिकल का सेंटर है। ऐसे ही सब ये 8 पार्टिकल्स के सेंटर ले लें और 8 पार्टिकल के सेंटर जोड़ लें, तो हमें ऐसा यूनिट सेल का स्ट्रक्चर या जियोमेट्री मिलेगी। और ये कौन सी यूनिट सेल है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो और जैसे आप अगर ऊपर के चारों पार्टिकल्स के सेंटर जोड़े जाएं तो हमें एक इस तरह सा लगभग स्क्वायर या रेक्टेंगल सा आपको ये मिलेगा स्ट्रक्चर। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल. Centered unit cell is that in which one or more constituent particles are present at the positions other than corner. यानी एक या एक से ज्यादा पार्टिकल मौजूद होता है किस पोजीशन पर? कॉर्नर के अलावा, पर इन एडिशन टू 8 कॉर्नर पोजीशंस। मतलब ये है कि ये आपका यूनिट सेल है, इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर पर तो 8 पार्टिकल्स होंगे, लेकिन इसके साथ भी 9वां 10वां 11वां 12वां पार्टिकल्स भी हो सकता है। तो अगर 8 पार्टिकल से एक्स्ट्रा पार्टिकल है, एक या एक से ज्यादा, तो उसे हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ दीज सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। क्या मतलब है, बारी बारी समझते हैं। तो यहां पर देखिए, ये आपका एक यूनिट सेल है। इसमें मैंने आपको बताया है कि 8 कोनों पर 8 पार्टिकल तो होंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा पार्टिकल होगा 9। वो कहाँ होगा? बॉडी के सेंटर पर। तो हम ये देखिए, इसको ऐसे करके देखते हैं कि बॉडी सेंटर पर कैसे होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल जो एकदम बॉडी के सेंटर में मौजूद है, तो टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल और 9 पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर मौजूद हो गया। तो इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज दैट विच कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर विद 8 पार्टिकल्स एट द कॉर्नर। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो हो गया जो एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पर रखता है, साथ साथ 8 पार्टिकल जिसमें कॉर्नर्स पर होते हैं। इसके बाद आ जाइए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या होता है? तो वापस ये यूनिट सेल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक फेस है। ये 1 2 3 4 पार्टिकल्स के बीच में ये एक फेस है और इस फेस के सेंटर पर हमने एक पार्टिकल रख दिया। ऐसे ही
हम सभी फेसेस पर एक एक पार्टिकल रखेंगे। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं? फेसेस को समझने के लिए हम ये एक डिब्बी का सहायता लेते हैं। इसमें देखिए कितने फेसेस हैं। वन फेस एकदम एट द टॉप, वन एट द बॉटम। तो एक तो नीचे और एक ऊपर, दो हो गए। एक आपके राइट साइड में, एक आपके लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट। एक आपके ये फ्रंट में और एक आपके यहाँ पर बैक में। तो टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। तो एक फेस पर, जैसे ये फेस सेंटर है आपका, कहाँ पर है? ये फेस सेंटर, एक पार्टिकल यहाँ हो गया फेस सेंटर पर, एक एकदम नीचे यहाँ पर 2 पार्टिकल, उसके बाद में 4 साइडों में 1 2 3 और 4। तो 4 साइडों में और एक ऊपर नीचे, टोटल 6 पार्टिकल्स हो गए। यानी 8 कॉर्नर्स के अलावा 6 पार्टिकल्स और भी हैं। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट्स द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज फेस सेंटर्ड unit cell is that which contains one constituent particle on each face with 8 particles at 8 corner। तो 6 फेसेस हो गई, 6 और ये 8 कॉर्नर्स पर हैं ही। अब बॉडी सेंटर को हम ऐसे देख सकते हैं कि ये 4 पार्टिकल हैं और 4 पार्टिकल के अलावा इसके सेंटर में 5वां पार्टिकल रख दिया जाए और ये 4 पार्टिकल और रख दिए जाएं। तो क्या हुआ देखिए, ये आपके 4 4 8 यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर कितने पार्टिकल हो गए? 8 पार्टिकल्स, और एक कितना हो गया? बीच में। तो पूरे यूनिट सेल के बीच में, इस बॉडी के बीच में है, तो इसको क्या नाम दिया? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड सेंटर्ड क्यूब देख लेते हैं। जहां पर फेस सेंटर्ड में सभी फेसेस कवर होते हैं एक एक पार्टिकल से। यहां पर देखिए एक तो पार्टिकल इस फेस पर होगा और दूसरा पार्टिकल कहाँ? एकदम नीचे चले जाइए, ये नीचे वाली फेस पर। तो एक तो यहाँ एक फेस पर हो गया। और एंड सेंटर्ड क्यों? कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस हैं। तो कोई भी हम 2 फेस चुन लें, और चाहे हम ये 2 फेस चुन सकते हैं कि ये लेफ्ट वाली, राइट वाली, फ्रंट वाली, और फ्रंट और बैक, ये 2 फेसेस चुन सकते हैं। अभी हमने कौन सा चुना था? टॉप एंड बॉटम। तो कोई भी 2 फेस चुन लें और वहां पर एक एक पार्टिकल हैं, तो वो एंड सेंटर्ड हो गया। और मत भूलिए 8 पार्टिकल्स तो 8 कॉर्नर्स पर होंगे। तो 8 के साथ कितने हो गए? +2 और ऐड कर लीजिए। और डेफिनेशन देखते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इज दैट विच कंटेन्स one constituent particle on center of any of 2 opposite faces। any of 2 opposite faces with 8 particles at 8 corner। 8 पार्टिकल्स के अलावा कोई सी 2 फेस जो एक दूसरे के अपोजिट हो, उनके सेंटर पर, फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल होगा। ये एंड सेंटर को इस तरह से और देख लेते हैं। 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। और एक जो है ना 2 फेस में, एक ये यहां पर पार्टिकल हो गया, और ये पार्टिकल तो सेम ही है पर समझाने के लिए ये डिफरेंट ले लिया। तो इसका अपोजिट फेस कौन सा है? ये वाला। तो देख लीजिए ये 2 अपोजिट फेसेस पर 2 पार्टिकल्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो एक कौन सा हो गया? एंड सेंटर्ड। और ऊपर नीचे की बात नहीं। अब ऐसे कर ले तो ये लेफ्ट राइट में हो गया, और ऐसे कर ले तो फ्रंट बैक में हो गया। तो कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पर ये 2 पार्टिकल्स होते हैं, तो ये एंड सेंटर्ड कहलाता है। अब देखिए ये एक यूनिट सेल है। आपको यूनिट सेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कैसे बनाएंगे? बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं एक आपको कुछ सेकंड में बनाने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपने एक ये स्क्वायर टाइप से बना लिया। अब इसका सेंटर का, इस लाइन का यहाँ पर सेंटर है, उस सेंटर का यहाँ है। तो लगभग एक अंदाजे से आप यहाँ पर ये कॉर्नर लीजिए, और एक और अंदाजे से ये कितनी दूरी है, इतनी दूरी उस हिसाब से ले लीजिए, और एक और स्क्वायर टाइप से बना लीजिए। अब देखिए सारे कॉर्नर्स हैं, उनको ज्वाइन कर दीजिए। 1 2 3 और 4। तो आपने ये बना लिया। अब सिंपल क्यूबिक सेल को कैसे बताएंगे? इसके 8 कॉर्नर्स पर आप 8 पार्टिकल्स लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कौन सा हो गया? ये आपका सेल है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या कीजिए,
बॉडी सेंटर में देखिए सबका सेंटर कहाँ है, लगभग ये है, ये आपका कौन सा बन गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसी प्रकार से आप फेस सेंटर्ड बनाना चाहते हैं तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फेसेस कौन से हैं देखिए, सबसे पहले ये नीचे वाला फेस है, इस नीचे वाले फेस का सेंटर ये एक, टॉप वाले का सेंटर है ये। अब फ्रंट वाले का ये ऐसे क्रॉस लगाइए, फ्रंट वाले का सेंटर ये रहा। बैक वाले का ये बैक वाला है तो बैक वाले का सेंटर ये रहा। ये इस लेफ्ट साइड में जो है इसका देखो क्रॉस लगाइए, ऐसे क्रॉस तो सेंटर यहाँ आएगा। और राइट वाले फेस का सेंटर एक ऐसे और एक ऐसे, इसका सेंटर कहाँ है, ये क्रॉस लगाने पर। तो ये आपके कितने हो गए देखिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 फेसेस है। तो ये आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बन गया। और एंड सेंटर्ड कैसे बनाएंगे, एंड सेंटर्ड में भी आपके कॉर्नर पर 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। अब एंड कोई भी फेस चुन लीजिए, टॉप और बॉटम चुन लेते हैं। इसका देखिए ये सेंटर कौन सा आ गया, ये रहा ऊपर वाले फेस का। नीचे वाले फेस का सेंटर यूँ अपने क्रॉस लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर इस जगह सेंटर आएगा। तो दो अपोजिट फेसेस पर 2 पार्टिकल से, ये हो गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट वन इज पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स। देयर आर 2 types of parameters A, B, C. These are length along edges and alpha, beta, gamma are bond angles. ये क्या हुआ इसको समझते हैं कि जैसे ये यूनिट सेल है, अब हम इसको यहाँ पर एक चित्र देखते हैं। ये यूनिट सेल का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये बैक साइड वाला, एकदम इसको ऐसे दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये बैक साइड वाला ये पॉइंट, और ये जो आपके ये बी जो लाइन है, एज लेंथ है, ये वाली बी है। और इसके बाद ये ए है, ये वाली एज लेंथ ए है। और ऊपर जो जाती दिखाई सी दिखाई दे रही है वो सी। तो सीरियल वाइज लें, ये एज लेंथ है ए, ये वाली बी और ये वाली सी, 3 एज लेंथ है। तो इसको मैंने सिर्फ बैक साइड वाला हिस्सा अलग से यहाँ पर बनाया है जिससे आपके ज़्यादा समझ में आए। यहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये जो बैक साइड वाले, जो बैक साइड ये फ्रंट में आती है, ये एज है, ये लेंथ है ए, तो ये यहाँ से सेंटर से इधर आ रही है ए। उसके बाद बी कौन सी है, इधर वाली ये बी है जो कि आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऊपर जा रही है ये वाली एज लेंथ है सी। तो ये कितने सेंटीमीटर या पिकोमीटर्स में है ये एज लेंथ अब लेते हैं। और इनके बीच में एंगल्स याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। ए के सामने वाला एंगल है जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा एंगल है, अल्फा। अब देखिए ये जो बी है, बी के सामने वाला ये वाला एंगल है ये बीटा। तो ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी फॉर बीटा, और बचा आपका सी। ये सी के अपोजिट साइड में जो एंगल है वो है गामा। तो याद रखने के लिए आपके पास बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर हम एक कमरे को यूनिट सेल माने तो ये हम बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारा यहाँ से ये वाली एज है ए, और ये ऊपर वाली सी, तथा साइड में जो है ये वाली है बी। तो कितना अच्छे तरीके से आप अगर इसको देखना चाहें तो कमरे का कोना यूज करके ABC बनाइए और फिर अल्फा बीटा गामा बनाइए। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद भी अच्छा रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगला टॉपिक जो ये है यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन, 7 पार्ट्स हैं जिसे कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। और यहाँ पर देखिए कितने सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं और ये याद करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा कि आपको हंसते हंसते सब याद हो जाएगा नहीं। 1 मिनट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने ये जो मॉडल बनाए हैं तो ये आपको कितना समझ में आया, कितना इम्प्रेसिव है। और आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए अच्छा रहा या बुरा रहा। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। बाय।